नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज दिल्ली पुलिस ने पहली बार विदेश में ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने चीन के एक नागरिक को आतंकवादी होने के शक में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिनलैंड की एंट्री के बाद रूस के दरवाजे पर खड़े नेटो ने पुतिन का पारा हाई कर दिया और अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश का भारत ने करारा जवाब दिया। ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली पुलिस के एक खुफिया ऑपरेशन पर। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में जाकर एक खूंखार गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। दीपक बॉक्सर नाम के खूंखार अपराधी को देश में लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसा ऑपरेशन इससे पहले देश के किसी भी राज्य की पुलिस ने पहले कभी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बेहद पेशेवर अंदाज में ये ऑपरेशन पूरा किया और दीपक बॉक्सर नाम के गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। खबर है कि गैंगस्टर दीपक को दिल्ली पुलिस के अफसर मेक्सिको से तुर्की ले गए हैं और वहां से दीपक को भारत लाया जाएगा और कुछ ही घंटों बाद दीपक बॉक्सर भारत पहुंच भी जाएगा। मेक्सिको में हुए इस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली पुलिस की एक टीम दीपक बॉक्सर की हर हरकत पर नजर रख रही थी और उसे दबोचने की प्लानिंग बेहद खुफिया तरीके से चल रही थी। जैसे ही मेक्सिको में दीपक बॉक्सर की लोकेशन का पता चला, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। ये दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन था। 7 समंदर पार पहुंचकर एक खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस के अफसर पहुंच गए। पहली बार एक इतने डिस्टेंट जगह से इतने वांटेड ऑपरेशनल हेड को लेके आने में एक सफलता मिली है। 10 बड़े अपराधों में वांटेड दीपक बॉक्सर पर पुलिस की नजर पिछले कई महीनों से थी। खबर है कि अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और उस बैठक में भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। और उसी बैठक के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कुछ खूंखार अपराधियों के खिलाफ अपनी कई टीमों को काम पर लगा दिया। दीपक बॉक्सर के बारे में पुलिस को ताजा सूचना तब मिली जब उसने बरेली से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और उस पासपोर्ट में अपना नाम रवि अंतिल लिखवा लिया। न्यूज 18 के पास उस पासपोर्ट की कॉपी भी है जिसकी मदद से दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया था। इस पासपोर्ट में उसने अपना शहर मुरादाबाद बताया। नकली पासपोर्ट के दम पर वो 29 जनवरी को ही कोलकाता से रवाना होने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हो गया। कोलकाता से वो कजाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन कजाकिस्तान में भी ज्यादा दिन टिका नहीं, बल्कि वहां से उसी नकली पासपोर्ट की मदद से वो दुबई पहुंच गया। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए उसने एक लंबा रूट बनाया था। दुबई से वो तुर्की पहुंचा और कुछ ही दिन में वो तुर्की से दोबारा दुबई पहुंचा और शायद वो इस तरीके से जांच एजेंसियों को भटकाने की कोशिश करता रहा और फिर बाद में उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में पहुंच गया। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और खुद गोल्डी बराड़ उसकी पूरी मदद कर रहे थे, लेकिन किसी भी गैंग को इस बात की भनक नहीं थी कि दिल्ली पुलिस के अफसरों की नजर भी दीपक बॉक्सर के हर ठिकाने पर थी। दावा यह है कि मेक्सिको में दिल्ली पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन मिल चुकी थी, जिसके बाद उसे दबोचने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। दीपक बॉक्सर पर यूं तो दर्जनों आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के निशाने पर वो 2 साल पहले आया था। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दीपक बॉक्सर का असली नाम है दीपक पहल। दीपक पहल पर दिल्ली में अमित गुप्ता नाम के बिल्डर की हत्या का आरोप है। इसके अलावा एनसीआर के अलग अलग शहरों में उस पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखना, पुलिस पर हमला और पुलिस की कैद से अपराधियों को छुड़ाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश मार्च 2021 से ही थी, जब उसने पुलिस को चकमा दिया था। वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से पुलिस की कस्टडी से कुलदीप नाम के गैंगस्टर को छुड़ा कर ले गया था और उसने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर इस अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस वालों को चकमा देकर अपराधियों को छुड़ाने या जेल से भगाने के मामले में उसे माहिर माना जाता है। दीपक पहले किसी जमाने में एक तगड़ा बॉक्सर हुआ करता था। वो 57 किलोग्राम कैटेगरी में जूनियर नेशनल चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन एक खिलाड़ी को मुक्का मारने के लिए पहले उसे सस्पेंड कर दिया गया और फिर स्पोर्ट्स कोटे से उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में चला गया। उसी वक्त जितेंद्र मान उर्फ गोगी नाम का गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करता था, जिसने दीपक को अपने गैंग में शामिल कर लिया। फिर 2016 में हरियाणा के बहादुरगढ़ में गैंग के मुखिया गोगी को दीपक ने पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लिया। उसके बाद तो गोगी और दीपक बॉक्सर की जोड़ी का बोलबाला बढ़ता ही चला गया। 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे गैंग की कमान दीपक बॉक्सर के हाथ में आ गई। जिसके बाद दीपक ने एनसीआर के कई शहरों में अपराधियों का नेटवर्क बना लिया। खबर है कि दीपक को दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन का अनुमान भी पहले से था, इसलिए उसने जान बचाने के लिए गोल्डी बराड़ की मदद ली। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ की ही मदद से वो नकली पासपोर्ट बनवाकर मेक्सिको पहुंचा था। कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा, जिसके तहत इसको दीपक पहल को कैनकून से एप्रीहेंड किया गया। माना जा रहा है कि उसका ठिकाना मेक्सिको में भी ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला था।
जांच एजेंसियों को आशंका ये थी कि वो अमेरिका में शरण लेने की पूरी तैयारी कर चुका है और अगर वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अमेरिका में कोई नई जुगलबंदी कर लेता तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा होने से पहले ही उसे धर दबोचा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बन रही पुलिस और चीन के नागरिकों के मामले में न्यूज 18 के हाथ बहुत बड़ी खबर लगी है। न्यूज 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने चीन के एक नागरिक को आतंकवादी होने के शक में गिरफ्तार किया है। उस चीनी नागरिक के पास एक अवैध पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहां रह रहे चीन के नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। इस वजह से शी जिनपिंग पाकिस्तान में रह रहे चीन के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए शहबाज सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 को सूत्रों ने बताया कि चीन, पाकिस्तान और टीटीपी के फसाद की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। हमलों का दावा टीटीपी कर रहा है। चीन पाकिस्तान को एक्शन लेने को कह रहा है और जब पाकिस्तान एक्शन लेता है तो अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आतंकवादी होने के शक में चीन के ही नागरिक को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जिस चीन को अपना जिगरी दोस्त बताता है, उसने अपने दोस्त को ही आतंकवादी बताकर उसके नागरिक पर हाथ डाल दिया। बताया गया कि चीन के नागरिक के पास बिना लाइसेंस की एक पिस्तौल और 14 कारतूस भी मिले। और तो और चीन के उस नागरिक के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान को चीन का वो नागरिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के दर्रा आदम खैल में मिला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। वहाँ टीटीपी पाकिस्तान के सुरक्षा बल को बार बार टारगेट कर रहा है और चीन के कई नागरिक भी टीटीपी की हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया विभाग खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों की तलाश में अभियान चला रहा है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में चीन का नागरिक ही पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया। अब सवाल यह कि क्या पाकिस्तान की कोशिश ये साबित करने की है कि चीन ने उसके यहाँ अपने आतंकवादी छोड़े हुए हैं जो पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही मार रहे हैं। इससे पहले खुद पाकिस्तान कह चुका है कि टीटीपी उसके सुरक्षा बल और उसके यहाँ रह रहे चीन के नागरिकों पर हमले कर रहा है, क्योंकि टीटीपी पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ किया गया सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ चुका है। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1,500 से ज्यादा जवान खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा में लगाए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से निपट नहीं पा रहा। इसलिए इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमलों का ठीकरा चीन पर ही फोड़ना चाहता है। इधर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हो गया। इस बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिस पर समझौते के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। सरकार और डॉक्टरों के बीच राइट टू हेल्थ बिल पर हुए समझौते के तहत अब निजी अस्पताल इसके दायरे से बाहर होंगे। सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल और सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपने काम पर रूटीन में वापस लौटेंगे। किसी भी तरह की सरकारी मदद से चलाए जा रहे अस्पतालों के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ही ये कानून लागू होगा, जिसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। उधर फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क गए, क्योंकि अब नेटो रूस के दरवाजे तक आ गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दोनों सीमा साझा करते हैं और इसी बात ने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो आग से खेल रहा है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही झगड़ा बढ़ने का चांस बढ़ गया। Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта. पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि नेटो रूस की सीमा से दूर रहे। लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद वही हुआ जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने फिनलैंड को धमकी भी दी थी कि लेकिन रूस के साथ 1300 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर तो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है और वहां उसके कई अरबपति रहते हैं। और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो का बाल्टिक सागर के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है जो फिनलैंड, एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक फैली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री ने रूस का वो डरावना सपना सच कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन बर्बाद हो गया। क्योंकि नेटो रूस को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। एक तरफ पोलैंड में उसकी सेना बैठी है और अब वो फिनलैंड में भी घुस गया। यानी नेटो ने रूस को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का एक पड़ाव और पार कर लिया, जिसने रूस को परेशान कर दिया। एक दिन पहले वहां के मीडिया ने फिनलैंड में यूक्रेन की कहानी दोहराने की मांग तक कर डाली थी, लेकिन इसी बीच फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया।
इस बात से नेटो चीफ इतने खुश हैं कि उन्होंने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मौके को ऐतिहासिक पल बता दिया। क्योंकि अब तक नेटो देश रूस के कलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच एक छोटे से समुद्री इलाके से होकर जाते थे, लेकिन फिनलैंड में घुसने के बाद उसकी पकड़ तेल और गैस से भरे आर्कटिक सागर में भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही वो नेटो में शामिल बाल्टिक देशों से रूस को दूर रख पाएगा, क्योंकि इन देशों पर रूस के हमले की तलवार लटकती रहती है। और यूक्रेन जंग के बाद से उनका डर बढ़ चुका है, क्योंकि पुतिन केवल यूक्रेन तक नहीं रुकना चाहते। रूस ने समय समय पर यह जाहिर भी किया है, जिससे नेटो पर रूस की घेरेबंदी का दबाव बढ़ता चला गया और अब वो पुतिन के दरवाजे पर खड़ा है। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, जिसकी तेज अर्जी यूपी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है, जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद को दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की इजाजत मांगी जाएगी। प्रयागराज प्रशासन ने यूपी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी, जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद की जेल बदलवाने की सिफारिश की गई। इसे ही आधार बनाकर यूपी सरकार उसकी जेल बदलवाने की तैयारी में है। इस बीच सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने उसकी राजधानी दमिश्क के करीब एक बार फिर जोरदार हमला किया। सीरिया ने आरोप लगाया कि इजरायल की स्ट्राइक में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई। ये सीरिया में इजरायल का एक हफ्ते में चौथा हमला है, जिसमें इजरायल की सेना ने सीरिया के एक इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। दावा किया गया कि 31 मार्च को किए गए हमले की तरह ही इजरायल ने एक बार फिर सीरिया को निशाना बनाया और अपने कब्जे वाले सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दाग दी। सीरिया के मुताबिक इजरायल की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने दमिश्क के आसपास की कई जगहों पर वार किया और इस हमले में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक रोज पहले ही होम्स शहर में हुए हमले में उसके 5 सैनिकों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में सीरिया में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान को भी तगड़ी चोट पहुंची। ईरान ने दावा किया कि इजरायल के हमले में उसकी सेना के 2 सलाहकार मारे गए और इसी के बाद ऐसे हालात दिखने लगे मानो सीरिया की जमीन पर ही ईरान और इजरायल में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि ईरान की सेना के 2 सलाहकारों की मौत के दावे के ठीक बाद इजरायल की हवाई सीमा के ऊपर एक ड्रोन मंडराता दिखाई दिया, जिसे इजरायल की सेना ने मिसाइल की मदद से हवा में ही ढेर कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसकी हवाई सीमा में ड्रोन भेजने के पीछे ईरान का ही हाथ है, क्योंकि पिछले महीने सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से ही हमला बोला गया था, जिसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने अपने समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को ड्रोन दिए हैं। और ऐसा ही एक ड्रोन इजरायल की सीमा के पास भी भेजा गया, क्योंकि ईरान इजरायल से अपने 2 सलाहकारों की मौत का बदला लेना चाहता है और उसने ताल ठोककर ये कह भी दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल को सही समय और सही जगह पर मारेगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच आने वाले दिनों में खूनी लड़ाई छिड़ सकती है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव हो गए। दोनों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि डॉक्टर की सलाह पर दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि जो लोग उनके संपर्क में आए हों वो अपनी जांच करवा लें। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की ने खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिससे पुतिन बुरी तरह घबरा गए। यूक्रेन के इस हिस्से पर पुतिन ने 2014 में कब्जा किया था। अब उन्हें जंग के बीच क्राइमिया हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर जेलेंस्की के भी हौसले बुलंद हो गए। वो समझ गए हैं कि पुतिन अपनी सेना का जितना डर दूसरे देशों को दिखाते थे वो हवाई था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूसी सेना फिसड्डी साबित हुई है और इसी वजह से कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का दम भरने वाले पुतिन के जवान यूक्रेन में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना की पतली हालत को देखकर ही जेलेंस्की की नजरें क्राइमिया की तरफ उड़ गईं और अब दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया को छीनने के लिए यूक्रेन सबसे बड़ा हमला बोल सकता है। और इसी बात से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने के लिए जेलेंस्की ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से हमले का प्लान तैयार किया, ताकि क्राइमिया में बैठी रूसी सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका जेलेंस्की को खतरनाक हथियारों से भी लैस करने में जुटा है। इसके अलावा उसे नेटो के दूसरे देशों से भी घातक हथियार और ताकतवर ड्रोन भेजे गए हैं। और इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्राइमिया पर जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला करेंगे। यही नहीं, क्राइमिया को फिर से हासिल करने के बाद यूक्रेन ने वहां उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत उस कर्च ब्रिज को भी तोड़ना है जिसे क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने बनवाया था। और इसी कर्च ब्रिज के जरिए रूस काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया के साथ जुड़ता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में पिछड़ने की वजह से पुतिन को क्राइमिया छिन जाने का डर सता रहा है और उन्होंने क्राइमिया को बचाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने क्राइमिया के समुद्री किनारों की किलेबंदी तेज कर दी। इसके अलावा उन्होंने क्राइमिया के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दी ताकि यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहां फंस जाएं। समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोदे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां लकड़ी के ऊंचे बैरिकेड भी बनाए गए।
पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना इस बात से डरी हुई है कि यूक्रेन की फौज कभी भी क्राइमिया पर हमला बोल सकती है और अगर उससे मुकाबला करने की तैयारी पहले से नहीं की गई तो क्राइमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा, जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। इस बीच इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई, जिससे वहां की धरती कांप गई और लोग दहशत में आ गए। भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के उत्तरी हिस्से में आया। भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर दावा किया गया कि चीन का गुब्बारा अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने में कामयाब हो गया था। चीन के गुब्बारे से जुड़ी खबर फरवरी में आई थी, जिससे जुड़ा यह दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस दावे का मतलब यह हुआ कि अमेरिकी प्रशासन की चीन के गुब्बारे को रोकने की सारी कोशिश फेल हो गई। क्योंकि चीन का गुब्बारा जो करने अमेरिकी सीमा में घुसा था, एक हद तक उसने वो कर लिया था। यानी गुब्बारे के मलबे की जांच में जुटे अमेरिका की नाक के नीचे से उसकी सेना का डेटा लीक हो गया और अमेरिका की लंबी चौड़ी सेना और खुफिया विभाग देखता रह गया। चीन के गुब्बारा कांड से जुड़ा ये दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि चीन का गुब्बारा उसे रियल टाइम डेटा भेज रहा था। यानी वो अमेरिकी सेना से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तुरंत चीन को भेज रहा था। ये वैसा ही है जैसा हम GPS के जरिए किसी की लाइव लोकेशन देख रहे हो और पता लगा रहे हो कि आसपास क्या चल रहा है। मतलब अमेरिकी न्यूज चैनल ने यह दावा किया कि चीन का अमेरिका में गुब्बारा भेजने का मकसद पूरा हुआ, क्योंकि चीन का गुब्बारा रियल टाइम डेटा भेज रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि गुब्बारे ने तस्वीरें लेने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैच किया और डेटा जुटाया। अमेरिकी न्यूज चैनल ने जानकारी दी कि चीन ने गुब्बारे को इस तरह से बनाया था कि गिराए जाने के बाद दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। चीन का गुब्बारा इसी साल फरवरी के महीने में अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडराता दिखा था, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि चीन ने इस गुब्बारे को 28 जनवरी को ही भेज दिया था, जो अलास्का से अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा, जिसके बाद वो मोंटाना में अमेरिकी वायुसेना के मॉम्स्टम एयरबेस पर कई दिनों तक मंडराता रहा। क्योंकि मोंटाना में बने मार्मस्ट्रॉम एयरबेस में अमेरिका के कई परमाणु हथियार रखे हैं। मतलब अमेरिकी सेना कह रही है कि चीन ने जानबूझकर अपना गुब्बारा भेजा था। हालांकि चीन तक रियल टाइम डेटा पहुंचने की खबर पर अमेरिकी सरकार ने मोहर नहीं लगाई, जबकि अमेरिका का ही चैनल इसका दावा कर रहा है। उसने ये भी दावा किया कि अगर बाइडेन प्रशासन समय पर अलर्ट नहीं होता तो चीन अमेरिकी सेना से जुड़ी न जाने कितनी जानकारी जुटा लेता। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि चीन को अमेरिका की सेना के बारे में क्या क्या पता चला है, क्योंकि फरवरी में मिले गुब्बारे के मलबे की जांच अब तक चल रही है। जबकि चीन शुरू से ये कह रहा है कि उसका गुब्बारा रास्ता भटक गया था और वो जासूसी करने वाला नहीं बल्कि मौसम की जानकारी जुटाने वाला गुब्बारा था। लेकिन अमेरिका ने चीन की सफाई पर यकीन नहीं किया, क्योंकि चीन का गुब्बारा उसके परमाणु क्षेत्र में उड़ता दिखा था। अमेरिका ने तर्क दिया कि उसे चीन का गुब्बारा गिराने में इसलिए वक्त लगा क्योंकि वो काफी बड़ा था और अगर वो किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता तो बड़ा नुकसान हो जाता। यही वजह रही कि उसे चीन का गुब्बारा गिराने का फैसला लेने में देर हुई और शायद यही देर अमेरिका पर भारी पड़ गई, क्योंकि दावा किया गया कि समंदर में गिरने से पहले चीन का गुब्बारा बीजिंग तक अमेरिकी सेना की बहुत सारी खुफिया जानकारी पहुंचा चुका था। इधर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान ने बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में कुल 137 यात्री सवार थे। थोड़ी देर बाद दूसरे विमान से सभी यात्रियों को वाराणसी के लिए रवाना किया गया। उधर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया, जिससे वहां लोगों की परेशानी बढ़ गई। पंजाब समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे के लिए हाहाकार मचा है और पिछले कई महीनों से लोग 1 किलो आटे के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लोगों तक सब्सिडी वाला आटा पहुंचाने का काम किया, लेकिन ये योजना भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई, क्योंकि आटे के लिए पूरे पाकिस्तान में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे में सभी को कम कीमत पर आटा देना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। इस बीच पंजाब प्रांत की सरकार ने इस सब्सिडी को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया, यानी लोगों को अब सस्ते दाम पर आटा नहीं मिल पाएगा। इस फैसले से उन लोगों की परेशानी और बढ़ गई जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों 1 किलो आटा 160 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जिसे पाकिस्तान का हर आदमी नहीं खरीद सकता। इसी वजह से शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अपनी ही सरकार को कोसने में जुटे हैं। लेकिन पंजाब प्रांत की सरकार की दलील है कि उसने कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया, जबकि लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत को दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में इन दिनों करीब 95% लोग सस्ता आटा खरीदने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में सब्सिडी खत्म होने से लोगों को महंगे दाम पर आटा खरीदना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान की हालत यह है कि खराब नीतियों की वजह से वहां गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब ज्यादातर लोगों की हैसियत 160 रुपए किलो वाला आटा खरीदने की नहीं है। इस बीच ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर छात्राओं को नौकरी नहीं मिलेगी। वहां के शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की घोषणा की।
और बताया कि हिजाब नहीं पहनने वाली छात्राओं को स्कूल की क्लास में बैठने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही हिजाब न पहनने पर नौकरी और दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। हिजाब न पहनने पर ही पुलिस ने पिछले साल महसा अमीनी को बेरहमी से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इधर जापान का आरोप है कि चीन ने उसकी सीमा में 4 जंगी जहाजों को भेजकर एक बार फिर उसे डराने की कोशिश की। पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद है और पिछले कुछ महीनों में चीन इन द्वीपों को लेकर कई बार जापान को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। चीन ने पूर्वी चीन सागर में मौजूद सेनकाकू द्वीपों के नजदीक अपने 4 जंगी जहाज भेज दिए, जो 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक वहां तैनात रहे। इन द्वीपों पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की फिराक में है और इसीलिए उसने जापान की तरफ से जताई गई कड़ी आपत्ति की भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस दौरान जापान ने कई बार ये अपील की कि चीन अपने जंगी जहाजों को उसकी सीमा से दूर ले जाए, लेकिन चीन नहीं माना। वो तो ये ठानकर वहां पहुंचा था कि इस बार जापान को डराकर ही मानेगा। जिसके बाद जापान का दावा है कि उसने चीन की इस हरकत का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। जापान ने भी अपने जंगी जहाजों को अलर्ट कर दिया, साथ ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। लेकिन इससे पहले कि जापान जवाबी कार्रवाई कर पाता, चीन अपने जंगी जहाजों को लेकर सेनकाकू द्वीपों से लौट गया। पूर्वी चीन सागर में मौजूद इन द्वीपों पर जापान को सिर्फ चीन से ही खतरा नहीं है, बल्कि रूस भी उसे कई बार चेतावनी दे चुका है। यही वजह है कि 2 बड़े देशों से मिल रही चुनौती को देखते हुए जापान अपनी सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है। हाल ही में उसने अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया था। साथ ही अमेरिका के साथ हथियारों की बड़ी डील भी की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों से निपट सके। वहीं जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन को सबक सिखाने के लिए जापान नानसे द्वीप पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा, क्योंकि जापान के लाख मना करने के बाद भी चीन अपनी मनमानी करने पर अड़ा है और वो लगातार जापान को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन कई बार उसकी सीमा के पास अपने जंगी जहाजों को भी भेज चुका है। असल में जापान सागर में मौजूद कुछ द्वीपों पर चीन अपना हक जताता है, जबकि ये द्वीप जापान के कब्जे में है। जापान का आरोप है कि चीन उस पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर उसके द्वीपों के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ाता है, जिससे निपटने के लिए जापान ने खतरनाक हथियारों को तैनात करने का फैसला लिया। द जापान टाइम्स ने दावा किया कि चीन को रोकने के लिए जापान नानसे द्वीप पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा, ताकि जापान सागर में चीन की किसी भी हरकत का वक्त रहते मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने एक महिला रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया। तालिबान का आरोप है कि रेडियो स्टेशन ने रमजान के महीने में संगीत बजाकर कानून का उल्लंघन किया। इसी वजह से उसे बंद कर दिया गया, जिसका दावा अल जजीरा ने किया। हालांकि रेडियो स्टेशन ने तालिबान के लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। जिस रेडियो स्टेशन को तालिबान ने बंद किया, वो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके का इकलौता महिला रेडियो स्टेशन बताया गया। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा इलाके में फिर हिंसा भड़क गई, जिसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ा। आरोप है कि एक दिन पहले उपद्रवियों ने रिसड़ा रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और रेलवे स्टेशन के फाटक पर जमकर पथराव किया। इस दौरान हंगामा करने वालों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी, जिसकी खबर मिलते ही वहां सुरक्षा बल की कई टीमें पहुंच गईं। उन्होंने पहले तो पत्थर बरसा रहे लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने हवा में गोलियां चला दी। लेकिन इस कार्रवाई से भी बात नहीं बनी, क्योंकि रिसड़ा रेलवे स्टेशन के फाटक के नजदीक कई लोग काफी देर तक पथराव करते रहे। इसका असर कई ट्रेनों पर भी पड़ा। रेलवे प्रशासन ने पथराव की खबर मिलते ही हावड़ा बर्धमान रेल रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि इस रेलवे रूट पर करीब 3 घंटे तक ट्रेनें जहां तहां रोक दी गईं। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे गुस्साए यात्रियों ने खूब हंगामा किया। लेकिन रेलवे प्रशासन ने तब तक ट्रेनों को चलने की मंजूरी नहीं दी जब तक हंगामा पूरी तरह शांत नहीं हो गया। बाद में उस इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। इस पथराव के अगले दिन भी उस इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। यहाँ अब भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको पत्थर नजर आएंगे। हुगली के इस इलाके में रहने वाले लोगों ने हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कम से कम ऐसा मिलिट्री फोर्स उतारना चाहिए जो किसी का भी बस न चले। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हुगली का दौरा कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने भरोसा दिया कि उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुगली के रिसड़ा इलाके में 2 दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के आरोप लगे थे, तभी से वहां रह रहकर हंगामा हो रहा है। उधर बिहार हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नालंदा और सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोहतास में 3 केस और नालंदा में 15 केस दर्ज कर कुल 130 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सासाराम में विस्फोट की खबर आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। वहीं रोहतास और नालंदा में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। दावा है कि रूस की सेना ने लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम कर दिया।
और ड्रोन हमलों को बढ़ा दिया है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करने के लिए ये रणनीति अपनाई है, क्योंकि जंग में यूक्रेन के सैनिक कई बार आबादी वाले इलाकों में छिपकर रूसी सेना पर हमला करते हुए देखे गए। दावा है कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए ही रूस ने रणनीति बदल दी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की फौज जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन पर हर महीने लंबी दूरी तक हमला करने वाली सैकड़ों मिसाइलें दागती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में उसने ऐसी सिर्फ 40 से 50 मिसाइलें दागी हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस की इस रणनीति को उसकी मजबूरी बता दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसीलिए वो दूसरे विकल्पों का सहारा ले रही है। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उसकी नीली चिड़िया वाले लोगो की जगह एक कुत्ते ने ले ली। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने नीली चिड़िया वाला लोगो बदलने के बाद एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उस तस्वीर में एक कार की ड्राइविंग सीट पर एक कुत्ता बैठा नजर आया और बाहर खड़े पुलिस वाले के हाथ में उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। उस ड्राइविंग लाइसेंस पर नीली चिड़िया की तस्वीर नजर आई। तस्वीर के साथ ये लिखा गया कि ये पुराने वाली फोटो है। मस्क के इस ट्वीट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। इधर अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन की इस तरह की कोशिशों से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट के जरिए चीन को जवाब दिया गया। ऐसा तब हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। जिन 11 जगहों के नाम बदले गए उनमें 2 जंगल के इलाके हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं, 5 पहाड़ियां हैं और 2 नदियां शामिल हैं। चीन ने इन जगहों के जीपीएस कोऑर्डिनेट भी लिस्ट में डाले। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। अरुणाचल पर अपना दावा मजबूत करने के लिए वो पहले भी नामों को बदलने का ऐलान कर चुका है। पिछले 6 साल में नाम बदलने वाली ये चीन की तीसरी लिस्ट है। हालांकि भारत ने इस बार भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे भूटान के राजा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और भूटान के संबंधों को मजबूत करने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की। इन तस्वीरों में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रधानमंत्री से बड़ी गर्मजोशी से मिलते नजर आए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश के बीच भूटान की सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उधर सिक्किम के नाथुला में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की खबर है, जिसके लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्योंकि सिक्किम के नाथुला में आए बर्फीले तूफान के बाद कई लोग बर्फ के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू किया गया। सिक्किम पुलिस के साथ सेना के जवान भी इस काम में जुट गए। उन्होंने तूफान के गुजर जाने के तुरंत बाद ही बर्फ के नीचे दबे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। बर्फ के नीचे दबने से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहां मौजूद दूसरे पर्यटकों ने भी लोगों को बचाने में पूरी मदद की। इसके साथ ही खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से वहां की सड़कों पर गिरी बर्फ को हटाया गया। इस बीच यूरोपीय देश हॉलैंड में द हेग शहर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए गए। यह हादसा हॉलैंड के द हेग शहर के पास हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का सामान पड़ा था, जिससे टकराकर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दौरान ट्रेन के कई डिब्बे भी उससे अलग हो गए और उनमें आग लग गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसने सीरिया में ड्रोन से हमला कर आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक कमांडर को ढेर कर दिया। अमेरिका के मुताबिक मारा गया कमांडर यूरोप के कुछ देशों में आतंकी हमले की योजना बना रहा था, जिसकी भनक अमेरिका को लग गई और उसने सीरिया में ड्रोन से अटैक कर उसे मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि जिस आतंकी को ढेर किया गया उसका नाम खालिद अय्यद अहमद अल जबौरी था और वो आईएसआईएस का कमांडर था। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला सीरिया के किस इलाके में किया गया। कहा जा रहा है कि उसकी मौत के बाद इस आतंकी संगठन के लिए यूरोप में हमला रखने की साजिश में मुश्किल होगी, क्योंकि ये कमांडर इसी काम में पिछले कई महीनों से जुटा था। अमेरिका ने पिछले महीने भी सीरिया में एक ड्रोन स्ट्राइक की थी, जिसमें आईएसआईएस का एक और कमांडर इब्राहिम अल हाशमी मारा गया था। अमेरिका ने वो हमला उत्तरी सीरिया में किया था। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अचानक गुब्बारे में जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि दीप जलाए जाने के दौरान गुब्बारा आग की चपेट में आ गया, जिससे वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस दौरान यूपी सरकार में राज्य मंत्री गिरीश यादव समेत कई नेता मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर खबर है कि पुतिन परमाणु हथियार बनाने में चीन की बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। पिछले महीने ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए थे। उसके बाद से ही रूस और चीन के बीच कुछ सीक्रेट डील होने के कयास लगाए जा रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि पुतिन परमाणु बम बनाने में चीन का साथ दे सकते हैं। बताया गया कि रूस चीन को परमाणु हथियार बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी दे सकता है।
अगर ऐसा हो गया तो चीन परमाणु हथियारों की रेस में पश्चिमी देशों से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रूस की एक कंपनी चीन के एक परमाणु रिएक्टर के लिए 25 टन यूरेनियम ट्रांसफर भी कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने यूरेनियम से चीन एक साल में 50 परमाणु हथियार बना सकता है। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते वहां के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर काबू कैसे पाया जाए। जिन लोगों की दुकानें इस मार्केट में थीं, वो रोते और चिल्लाते दिखे। अल्लाह भी अल्लाह। बताया गया कि सुबह के वक्त आग पहले कपड़े की एक दुकान में लगी, इसके बाद देखते ही देखते लपटें भयानक हो गई और पास की कई दुकानों और इमारतों तक पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 45 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाना पड़ा, लेकिन उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालात बेकाबू होते देख बाद में सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश में कई जेल सुपरिंटेंडेंट पर कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के भाई अशरफ से उसके लोगों की अवैध तरीके से मुलाकात कराई गई, जिस पर यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए बरेली जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, बांदा जेल सुपरिंटेंडेंट अविनाश गौतम और नैनी जेल सुपरिंटेंडेंट शशिकांत सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड मामले में की गई। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अंतरिम जमानत दे दी, जिसके लिए इमरान खान बड़े ही नाटकीय अंदाज में कोर्ट में पेश हुए, जिसमें वो कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में नजर आए। इमरान खान के चारों ओर सुरक्षाकर्मी थे, जिनकी पीठ पर काले रंग के बड़े बड़े बोर्ड थे ताकि इमरान खान किसी को नजर ना आ सके। खुद इमरान खान काले रंग का बड़ा सा नकाब लगाए दिखे, जिससे उनका चेहरा ही नहीं पूरा सिर ढका हुआ था। बताया गया कि इमरान खान अपनी ही शर्तों के साथ पेश हुए थे और उन्हीं शर्तों के साथ उन्हें कोर्ट से राहत भी मिल गई, जिसमें उन्हें आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा और हत्या के एक मामले में 13 अप्रैल तक अंतरिम जमानत मिल गई। इस बीच पॉर्न स्टार केस में सरेंडर के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। वहां की मैनहट्टन कोर्ट ने 31 मार्च को इस केस में ट्रंप पर आपराधिक केस चलाने का फैसला किया था और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रंप अपने निजी विमान से न्यूयॉर्क पहुंचे और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गाड़ियों का काफिला उन्हें लेकर मैनहट्टन में मौजूद ट्रंप टावर के लिए निकल गया। इस दौरान ट्रंप टावर के आसपास उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद दिखी, लेकिन पुलिस ने वहां किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए तगड़े इंतजाम किए थे और उन्होंने ट्रंप के समर्थकों को बैरिकेड के पीछे ही रोक दिया, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि ट्रंप के कोर्ट जाने के दौरान उनके समर्थक हंगामा कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रंप टावर के करीब के काफी बड़े इलाके में पुलिस के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया, जबकि मैनहट्टन कोर्ट के बाहर भी किसी बवाल से बचने के लिए तगड़ी किलेबंदी की गई और वहां सड़कों के किनारों पर कई किलोमीटर तक लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए, ताकि जब ट्रंप पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे तो उनके समर्थकों की भीड़ को काबू में किया जा सके। बताया गया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यूयॉर्क में करीब 35,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, क्योंकि ट्रंप ने पिछले महीने ही अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी थी। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से सड़क पर उतरने की अपील भी की थी। इसी वजह से न्यूयॉर्क प्रशासन कोई चूक नहीं चाहता था और उसने ट्रंप के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती, ताकि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने के मामले में उनके सरेंडर में कोई बाधा न पहुंचे। इधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने वहां अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि लगातार खराब मौसम होने की वजह से वहां फिर बर्फबारी शुरू हो गई, जिसमें सड़कें तो गायब ही हो गई। हिमाचल के सिरमौर जिले में तो घरों से लेकर सड़कों तक बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। प्रशासन ने वहां होने वाली चूड़धार यात्रा पर भी लोगों से न जाने की अपील की। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश पोलैंड का दौरा करने वाले हैं, जिसके लिए वो इसी हफ्ते पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचेंगे, जहां दौरे की शुरुआत ज़ेलेंस्की और पोलैंड के राष्ट्रपति के बीच आधिकारिक बैठक के साथ होगी। इसके बाद ज़ेलेंस्की युद्ध के बीच मौजूदा हालात पर पोलैंड के दूसरे नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की पहली बार पोलैंड का दौरा करेंगे। पिछले साल युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को टैंक, फाइटर जेट और तोप के गोले तक की मदद की, और इसी वजह से ज़ेलेंस्की के पोलैंड दौरे पर रूस की भी नजर है। इस बीच म्यांमार ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर सीक्रेट नौसैनिक जासूसी अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया। ये जासूसी अड्डा चीन के इशारे पर कोको द्वीप पर बनाया जा रहा है, ताकि वो भारत पर पैनी नजर रख सके। मतलब भारत को घेरने के लिए चीन ने एक और खतरनाक चाल चली है और इस बार चीन ने म्यांमार को अपना मोहरा बनाया है। असल में म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध की आग में जल रहा है। म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इसी वजह से म्यांमार उन्हें कुचलने के लिए चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चीन ने भी म्यांमार को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की है और तो और म्यांमार की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसने कर्ज का लालच भी दिया है। मतलब चीन मौके का फायदा उठाकर
म्यांमार में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। और वो न सिर्फ हथियारों से उसकी मदद कर रहा है बल्कि भारत को घेरने के लिए म्यांमार की आड़ में साजिश भी रच रहा है। इसीलिए उसने कोको द्वीप पर नौसैनिक अड्डे का निर्माण करने में म्यांमार की मदद की, जो आने वाले दिनों में भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। अमेरिका की मैक्सा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने जनवरी में कोको द्वीप की सैटेलाइट तस्वीरें ली थी, जिससे पता चला कि म्यांमार उस द्वीप पर तेजी से नौसैनिक अड्डा बना रहा है, जहां विमानों को रखने के लिए 2 नए हैंगर और सैनिकों के रहने के लिए इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा इस द्वीप पर 2300 मीटर लंबा रनवे और रेडार स्टेशन भी बनाया जा चुका है। ये द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के कहने पर म्यांमार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत चीन पर लगाम लगाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। जबकि चीन ने म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में घुसने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है। खबरों के मुताबिक चीन म्यांमार के बंदरगाह तक रेलवे लाइन बनाने की भी तैयारी कर रहा है, जिससे हिंद महासागर तक उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी, क्योंकि चीन के ज्यादातर जहाज अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी से गुजरते हैं। वहां से वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद मलक्का स्ट्रेट पहुंचते हैं और फिर दक्षिण चीन सागर को पार कर चीन में घुसते हैं। लेकिन म्यांमार के कोको द्वीप पर पहुंच बनाने के बाद चीन को मलक्का स्ट्रेट नहीं जाना होगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। यही नहीं, इस द्वीप से वो भारत के युद्धपोतों पर भी आसानी से नजर रख सकेगा। मतलब चीन ने समंदर के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भारत की नौसेना चीन और म्यांमार की साजिश पर नजर बनाए हुए है। उधर ईरान में शिक्षकों को वेतन में देरी पर वहां के शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा उस वक्त आया जब वहां की शिक्षक समिति ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। लेकिन उससे पहले ही ईरान के शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने अपना इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति को सौंप दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। बताया गया कि वहां शिक्षकों ने अच्छी सुविधाओं और वेतन के मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। इसके लिए उसने भूमध्य सागर में जंगी जहाजों को उतार दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। क्योंकि 23 मार्च को ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर हमला किया था, जिसमें अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हो गए थे। बदला लेने के लिए अगले दिन यानी 24 मार्च को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों को ढेर कर दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ईरान बुरी तरह से भड़क गया था और उसने बाइडेन को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी थी। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान की धमकियों और उसके चरमपंथी लड़ाकों से निपटने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में स्ट्राइक ग्रुप यानी जंगी जहाजों का बेड़ा उतार दिया, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। इससे पहले अमेरिका अपने खतरनाक F-15 लड़ाकू विमानों को भी सीरिया में तैनात कर चुका है, जो बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस है। ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। मतलब कुछ भी समझने से पहले ही F-15 लड़ाकू विमान दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में F-15 विमानों को मोर्चे पर लगा दिया। और अब भूमध्य सागर में अमेरिका ने खतरनाक जंगी जहाजों के एक बेड़े को भी तैनात कर दिया है, जिसकी अगुवाई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश कर रहा है। इसके अलावा उसकी मदद के लिए बेड़े में USNS आर्कटिक और डिस्ट्रॉयर USS डेल्बर्ट डी ब्लैक भी शामिल है। क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद से ही यह माना जा रहा है कि सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ चुकी है। यही नहीं, ईरान सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले की धमकी तक दे चुका है। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है। इसीलिए अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ जंगी जहाजों को तैनात किया है, बल्कि उसने खतरनाक लड़ाकू विमान A-10 की एक पूरी यूनिट को भी सीरिया में तैनात करने का फैसला लिया है। मतलब अमेरिका ने ईरान और उसके चरमपंथी लड़ाकों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच पश्चिमी मीडिया में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से चौंकाने वाला दावा किया गया, जिसके मुताबिक बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से रूस के सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों में पिछड़ गए और कई मोर्चों पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध के दौरान रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिनमें कई ऐसे सैनिक भी शामिल हैं जिनकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि युद्ध के दौरान बीते 1 साल में रूस की सेना में शराब की खपत करीब 8% बढ़ गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा है कि युद्ध के दौरान रूस के ज्यादातर सैनिक शराब के नशे में धुत रहते थे, जिसकी वजह से कई बार वो जेलेंस्की के सैनिकों का शिकार बन गए।
उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के वोलेदार में पिछड़ने से बौखलाए पुतिन ने अपने टॉप कमांडर जनरल रुस्तम मुरादव को बर्खास्त कर दिया। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जा करने के लिए पिछले कई महीनों से जेलेंस्की और पुतिन की सेना के बीच जंग छिड़ी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से वोलेदार में पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा है, जबकि कुछ रोज पहले तक रूस ये दावा कर रहा था कि शहर के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है और कुछ ही घंटों के अंदर पूरा वोलेदार शहर उसके कंट्रोल में होगा, जिससे पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। द मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोलेदार में पिछड़ने से नाराज पुतिन ने अपने टॉप कमांडर जनरल रुस्तम मुरादव को बर्खास्त कर दिया, जिन्हें पुतिन ने वोलेदार जीतने का जिम्मा सौंपा था। इधर दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें क्या है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पहुंचे वहां के सुरक्षा मंत्री पर लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के सुरक्षा मंत्री सर्खियो बर्नी सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच घिरे नजर आए। प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की के बीच मंत्री के सुरक्षा कर्मी उन्हें बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी ने उछलकर सर्खियो बर्नी के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की ओर पत्थर भी फेंके। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मंत्री को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कुछ बस ड्राइवरों ने अपने साथी की हत्या के विरोध में एक सड़क को बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां के सुरक्षा मंत्री सर्खियो बर्नी उन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह समझौता भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सऊदी अरब के बीच हुआ। माना जा रहा है कि इस डील से पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अब सऊदी अरब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम करेगा। यानी सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का एक अहम साथी बन जाएगा, क्योंकि रॉ और सऊदी अरब के बीच आतंकवाद से लड़ाई पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसी भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी और दोनों आतंकी घटनाओं और उसकी फंडिंग पर लगाम लगाएंगी। कुछ रोज पहले भारत और सऊदी अरब के बीच हुई इस डील को वहां की कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान कई बार दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह साबित किया है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठकर न सिर्फ साजिश रचते हैं बल्कि हमलों को भी अंजाम देते हैं, और इसी वजह से कई बार दुनिया भर में पाकिस्तान की भद्द पिट चुकी है। लेकिन इस बार उसे बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसका दोस्त सऊदी अरब आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हो गया, जिसकी तरफ पाकिस्तान बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। और वो ऐसा मान रहा था कि सऊदी अरब उसे भारी भरकम रकम देकर दिवालिया होने से बचा लेगा। हालांकि सऊदी अरब ने पैसे देने से इनकार करके तब भी पाकिस्तान को झटका दिया था, लेकिन अब आतंक के मुद्दे पर भारत के साथ आकर उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, क्योंकि दोनों देश मिलकर जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो पाकिस्तान में छिपे आतंकी उनके निशाने पर होंगे, और भारत के साथ साथ सऊदी अरब भी अब आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। इधर मुंबई में तंत्र मंत्र के जरिए बच्चे को मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि वो आदमी तंत्र मंत्र के जरिए पड़ोसी के इकलौते बच्चे को मारने की योजना बना रहा था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उसमें एक आदमी घर के सामने कुछ करता दिखा। पुलिस के मुताबिक ये वही आदमी है जो बच्चे को मारने का प्लान बना रहा था। वो लकड़ी के ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक ही लड़का है, ओपी ऊपर जाएगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की फौज ने यूक्रेन के ओदेसा शहर में बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए। दावा है कि रूस के ड्रोन हमले वहां पूरी रात जारी रहे और इन हमलों में ओदेसा के बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की फौज ने काला सागर के किनारे पर बसे यूक्रेन के ओदेसा शहर पर एक के बाद एक 17 ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी ड्रोन के ओदेसा की सरहद में दाखिल होते ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और उन्होंने रूस के 17 में 14 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन इसी दौरान रूस का एक ड्रोन ओदेसा की एक इमारत से टकरा गया, जिससे इमारत में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन में पुतिन के कब्जे वाले मेलिटोपोल में रूस के एक अधिकारी की कार में धमाका हो गया। इस विस्फोट में वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी कार के परखचे उड़ गए,
जिसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें सड़क पर काफी दूर तक मलबा बिखरा नजर आया और विस्फोट की वजह से कार के दरवाजे टूटे दिखे। बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। जिसके बाद रूस की जांच एजेंसी के लोग वहां पहुंचे और पुतिन के करीबी अधिकारी मक्सिम जुब्रेव को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा। थोड़ी देर बाद इस धमाके की जिम्मेदारी मेलिटोपोल में यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर काम करने वाले एक संगठन ने ली। बीते 3 दिन में पुतिन के करीबियों पर हुआ ये दूसरा बड़ा हमला था, क्योंकि 2 दिन पहले सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक कैफे में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पुतिन का समर्थन करने वाले रूस के जाने माने मिलिट्री ब्लॉगर वादलेन ततार्स्की की मौत हो गई। और उसके अगले ही दिन रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में पुतिन के करीबी अफसर मक्सिम जुब्रेव को निशाना बनाकर हमला किया गया। मेलिटोपोल दक्षिणी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर पुतिन ने जंग के शुरुआती दिनों में ही कब्जा कर लिया था और वहां अपने करीबी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था, जिन्हें भगाने और रूस का कब्जा खत्म करने के लिए कई बार जेलेंस्की की सेना ने बम बरसाए, लेकिन उसको कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कहा जा रहा है कि इसलिए वो अब रूस के बड़े अफसरों को टारगेट कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में 4 साल के एक बच्चे ने गले में लटके लॉकेट को निगल लिया। इस घटना के बाद उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने समय रहते गले में फंसे लॉकेट को किसी तरह बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक बच्चे ने करीब 3 सेंटीमीटर के लॉकेट को निगल लिया था। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चर्नीव पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हाबेक के साथ एक मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने युद्ध में जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। जेलेंस्की हर एक जवान के बेड तक पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और उनका हालचाल पूछा। जेलेंस्की ने जवानों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल भी दिए। तो युद्ध के हालात में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रहे अस्पताल कर्मचारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। जेलेंस्की ने चर्निव में रूस पर क्रूरता करने का आरोप लगाया और रॉबर्ट हाबेक समेत दुनिया के तमाम नेताओं को शुक्रिया कहा जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के एक दाव ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत के सुर में सुर मिला रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंस गई। पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि वो भारत की इस चाल का कैसे जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। गृह मंत्री अमित शाह के एक ऐलान ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। ऊपर से मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली भी भारत के सुर में सुर मिलाने लगी। वहां की असेंबली में प्रस्ताव पारित करके भारत के प्लान का समर्थन किया गया। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि न तो वो पीओके की असेंबली के प्रस्ताव का विरोध कर सकता है और न ही भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले पीओके तक एक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। मतलब ये कि जैसे करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, कुछ वैसा ही कॉरिडोर शारदा पीठ तक बनाने का प्रस्ताव रखा। शारदा पीठ हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है, जो सरस्वती देवी का पवित्र मंदिर माना जाता है। इस कॉरिडोर को बनाने के प्लान में पीओके के नेताओं को कोई खराबी नहीं लगी। पीओके के नेताओं को लगता है कि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिलने के अलावा कई फायदे होंगे। उन्हें लगता है कि कश्मीर के दोनों हिस्सों में बसे परिवारों के लोगों को भी एक दूसरे से मिलने का इससे मौका मिल पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि ऐसा होने से कश्मीर उनके हाथ से पूरी तरह फिसल जाएगा। धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस कॉरिडोर के प्लान को रोकने के लिए क्या करे। उधर पंजाब के लुधियाना में बड़े कारोबारियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने जसनीत कौर नाम की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए अश्लील वीडियो भेजकर बड़े कारोबारियों को धमकी देकर पैसे मांगती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जसनीत कौर नाम की आरोपी को धर दबोचा। काफी धमकियां दवा रहे सी गैंगस्टरां को। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होते ही चामराजनगर इलाके में कांग्रेस के एक विधायक भी प्रचार करने निकले, लेकिन पहले ही दिन उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ गया, जिसमें कांग्रेस विधायक जब प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। विधायक को चारों ओर से घेर कर अपनी नाराजगी जताते हुए लोग उनसे सवाल करने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक गुस्साए लोगों की भीड़ के बीच फंस गए। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3.5 मिनट के ब्रेक के बाद रही पुलिस और चीन के नागरिकों के मामले में न्यूज 18 के हाथ बहुत बड़ी खबर लगी है। न्यूज 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने चीन के एक नागरिक को आतंकवादी होने के शक में गिरफ्तार किया है। उस चीनी नागरिक के पास एक अवैध पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहां रह रहे चीन के नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। इस वजह से शी जिनपिंग पाकिस्तान में रह रहे चीन के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए शहबाज सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
लेकिन न्यूज 18 को सूत्रों ने बताया कि चीन, पाकिस्तान और टीटीपी के फसाद की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। हमलों का दावा टीटीपी कर रहा है। चीन पाकिस्तान को एक्शन लेने को कह रहा है, और जब पाकिस्तान एक्शन लेता है तो अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आतंकवादी होने के शक में चीन के ही नागरिक को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान जिस चीन को अपना जिगरी दोस्त बताता है, उसने अपने दोस्त को ही आतंकवादी बताकर उसके नागरिक पर हाथ डाल दिया। बताया गया कि चीन के नागरिक के पास बिना लाइसेंस की एक पिस्तौल और 14 कारतूस भी मिले। और तो और चीन के उस नागरिक के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान को चीन का वो नागरिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के दर्रा आदम खैल में मिला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। वहाँ टीटीपी पाकिस्तान के सुरक्षा बल को बार बार टारगेट कर रहा है। और चीन के कई नागरिक भी टीटीपी की हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया विभाग खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों की तलाश में अभियान चला रहा है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में चीन का नागरिक ही पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कोशिश ये साबित करने की है कि चीन ने उसके यहाँ अपने आतंकवादी छोड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही मार रहे हैं। इससे पहले खुद पाकिस्तान कह चुका है कि टीटीपी उसके सुरक्षा बल और उसके यहाँ रह रहे चीन के नागरिकों पर हमले कर रहा है, क्योंकि टीटीपी पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ किया गया सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ चुका है। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1,500 से ज्यादा जवान खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा में लगाए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से निपट नहीं पा रहा। इसलिए इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमलों का ठीकरा चीन पर ही फोड़ना चाहता है। इधर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हो गया। इस बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिस पर समझौते के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। सरकार और डॉक्टरों के बीच राइट टू हेल्थ बिल पर हुए समझौते के तहत अब निजी अस्पताल इसके दायरे से बाहर होंगे। सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल और सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपने काम पर रूटीन में वापस लौट। किसी भी तरह की सरकारी मदद से चलाए जा रहे अस्पतालों के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ही ये कानून लागू होगा, जिसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। दिल्ली पुलिस के एक खुफिया ऑपरेशन पर खबर है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में जाकर एक खूंखार गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। दीपक बॉक्सर नाम के खूंखार अपराधी को देश में लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसा ऑपरेशन इससे पहले देश के किसी भी राज्य की पुलिस ने पहले कभी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बेहद पेशेवर अंदाज में ये ऑपरेशन पूरा किया और दीपक बॉक्सर नाम के गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। खबर है कि गैंगस्टर दीपक को दिल्ली पुलिस के अफसर मेक्सिको से तुर्की ले गए हैं और वहां से दीपक को भारत लाया जाएगा और कुछ ही घंटों बाद दीपक बॉक्सर भारत पहुंच भी जाएगा। मेक्सिको में हुए इस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली पुलिस की एक टीम दीपक बॉक्सर की हर हरकत पर नजर रख रही थी और उसे दबोचने की प्लानिंग बेहद खुफिया तरीके से चल रही थी। जैसे ही मेक्सिको में दीपक बॉक्सर की लोकेशन का पता चला, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। ये दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन था। 7 समंदर पार पहुंचकर एक खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस के अफसर पहुंच गए। पहली बार एक इतने डिस्टेंट जगह से इतने वांटेड ऑपरेशनल हेड को लेके आने में एक सफलता मिली है। 10 बड़े अपराधों में वांटेड दीपक बॉक्सर पर पुलिस की नजर पिछले कई महीनों से थी। खबर है कि अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और उस बैठक में भगौड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। और उसी बैठक के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कुछ खूंखार अपराधियों के खिलाफ अपनी कई टीमों को काम पर लगा दिया। दीपक बॉक्सर के बारे में पुलिस को ताजा सूचना तब मिली जब उसने बरेली से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और उस पासपोर्ट में अपना नाम रवि अंतिल लिखवा लिया। न्यूज 18 के पास उस पासपोर्ट की कॉपी भी है जिसकी मदद से दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया था। इस पासपोर्ट में उसने अपना शहर मुरादाबाद बताया। नकली पासपोर्ट के दम पर वो 29 ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत की लड़ाई में एक बार फिर नया मोड़ आ गया। यूक्रेन ने दावा कर दिया कि बखमूत पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के मुखिया झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि बखमूत पर रूस का झंडा फहरा दिया गया है, यानी बखमूत पर रूस का कब्जा हो गया है। लेकिन अब यूक्रेन उनके दावे को गलत ठहरा रहा है। उसने साफ कर दिया कि अब भी उसकी सेना बखमूत शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है और इसी वजह से उसने बखमूत पर रूस के कब्जे के दावे को
पूरी तरह खारिज कर दिया। यूक्रेन ने ताल ठोकी कि उसके आखिरी जवान के बखमुत में बचे रहने तक शहर रूस के हाथों में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सेना के जवान बखमुत शहर में रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं, ताकि बखमुत शहर को किसी भी तरह रूस के हाथों में जाने से रोका जाए। यूक्रेन का दावा है कि इसके लिए उसकी सेना के जवान टैंकों और रॉकेटों से जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का बखमुत पर कब्जे का दावा पूरी तरह झूठा है, जबकि येवगेनी प्रिगोजिन ने एक वीडियो जारी करके यह ऐलान किया था कि बखमुत पर रूस ने कब्जा कर लिया है और उनके लड़ाकों ने वहां के प्रशासनिक भवन पर रूस का झंडा लगा दिया है। लेकिन यूक्रेन ने येवगेनी प्रिगोजिन को झूठा बता दिया और ये दावा किया कि बखमुत शहर में उसके जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने रूस की तरफ से किए गए 20 बड़े हमलों को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत शहर के करीब मौजूद रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को भी बर्बाद कर दिया। और सबूत के तौर पर यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में एक इमारत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक रूस का यह हथियार डिपो बखमुत शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर बनाया गया था और वहां रूस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखे थे। लेकिन यूक्रेन के हमले में वो हथियारों का गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी पूरी ताकत से हमले बोल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात को माना कि बखमुत शहर का ज्यादातर हिस्सा उसके हाथ से फिसल चुका है और शहर की एक अहम स्टील फैक्ट्री पर भी रूस ने कब्जा जमा लिया है, जहां छिपकर यूक्रेन के जवानों ने पिछले कई महीनों से मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन रूस के भीषण हमलों की वजह से उन्हें स्टील प्लांट छोड़कर हटना पड़ा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को शहर के बीच 3 तरफ से घेर लिया है और वहां बखमुत पर कब्जे की आखिरी जंग छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने शहर के बीचों बीच मोर्चा संभाल रखा है और उन्हें मात देने के लिए रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत की उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से हमला बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के जवान शहर के बीच बुरी तरह घिर गए हैं और कहा जा रहा है कि उन पर ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले होते रहे तो कुछ ही वक्त में बखमुत ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल जाएगा और पुतिन की सेना जंग के 400 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद पुतिन को पूर्वी यूक्रेन के इस अहम शहर पर जीत का तोहफा दे देगी। इधर कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होते ही चामराजनगर इलाके में कांग्रेस के एक विधायक भी प्रचार करने निकले, लेकिन पहले ही दिन उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस विधायक जब प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। विधायक को चारों ओर से घेर कर अपनी नाराजगी जताते हुए लोग उनसे सवाल करने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक गुस्साए लोगों की भीड़ के बीच फंस गए। इसके बाद नाराज जनता विधायक से बहस करने लगी। जरूरत के वक्त फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया गया। असल में लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि पर्व के दिनों में बार बार बिजली काटी गई, लेकिन इलाके के विधायक ने फोन तक नहीं उठाया। ऊपर से 2018 में किए वादे भी पूरे नहीं किए गए। उधर साईं बाबा पर विवादास्पद बयान देने के मामले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। शिवसेना के उद्धव गुट की यूथ विंग ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के भक्तों का अपमान किया। इसने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए गलत कहा है, आज साईं बाबा के लिए गलत कहा है। एक दिन पहले उनके विवादास्पद बयान के खिलाफ लोगों ने शिरडी में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से तिलमिलाए चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने यही काम तब किया था जब पिछले साल पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और एक बार फिर उसने ईस्ट चाइना सी में वैसी ही खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बारे में खुद चीन के मीडिया ने जानकारी दी, जिसमें यह तक कहा गया कि यह ड्रिल ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिका के दौरे पर जाने की वजह से हो रही है। यही नहीं, चीन ने यह तक बोल दिया कि ताइवान पुरानी गलती न दोहराए, क्योंकि इससे ताइवान स्टेट में शांति बहाल करने की कोशिश पर असर पड़ेगा। यानी चीन खुल्लम खुल्ला ताइवान को धमकी दे रहा है, या यूं कहें कि उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकाया। यही नहीं, समंदर में उसने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया। वैसे अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी वो ऐसे ही बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसकी नाक में दम कर दिया था और एक बार फिर वो वही कहानी दोहरा रहा है। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस ने चीन के मामलों के एक विशेषज्ञ के हवाले से खबर छापी कि शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रच रहे हैं। दावा किया गया कि चीन ताइवान के लोगों का बिल्कुल वही हाल करने की प्लानिंग में है जो उसने अपने यहां वीगर मुसलमानों का किया हुआ है। यानी चीन का प्लान यह है कि एक बार बस ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद उसके लोगों को वीगर मुसलमानों की तरह इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो चीन के खिलाफ आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहेंगे। चीन आतंकवाद से निपटने के नाम पर वीगर मुसलमानों को कैंपों में कैद रखता है, लेकिन आरोप लगते हैं कि उन कैंपों में वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते हैं।
महिलाओं का वहां बलात्कार तक होता है। डेली एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शी जिनपिंग ताइवान को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां अपने वही सैनिक भेज सकते हैं जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने में माहिर हैं। वहीं हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन ऐसा लड़ाकू ड्रोन बना रहा है जो उसके J-20 फाइटर जेट के साथ ऑपरेट करेगा और उसकी कमियों को पूरा करेगा, जबकि J-20 चीन का सबसे आधुनिक स्टेल्थ जेट है। यानी चीन की तैयारी अपने J-20 लड़ाकू विमान को ऐसा जोड़ीदार देने की है जो उसके हमले को महाशक्तिशाली बना देगा। J-20 चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये कि वो खुद तो चीन के दुश्मन पर वार कर सकता है, लेकिन चीन के दुश्मन का रेडार उसे नहीं पकड़ सकता। J-20 की स्पीड भी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास बताई जाती है और कहा जा रहा है कि FH-97A नाम का चीन का ड्रोन भी ये रफ्तार आराम से पकड़ लेगा। दावा है कि चीन का ड्रोन इतना दमदार होगा कि जंगी जहाजों और बड़े साइज के ड्रोनों को मार गिरा देगा और हथियारों की क्षमता के मामले में J-20 को भी पछाड़ देगा। उसमें 8 छोटी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट होंगी। कहा जा रहा है कि इससे वो J-20 के पायलट को सपोर्ट करेगा। इससे युद्ध में पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से तनाव के बीच ताइवान को अमेरिका से मिलने वाली जैवलिन मिसाइलों का इंतजार है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइलों की मदद से जंग में रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया। और अब ताइवान भी अपनी सेना को इन खतरनाक FGM-148 जैवलिन मिसाइलों से लैस करना चाहता है ताकि वो अपनी सरहद में चीन की घुसपैठ पर लगाम लगा सके, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों की मदद से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ समंदर के रास्ते नाव से आने वाले दुश्मनों को भी आसानी से ढेर किया जा सकता है और ये मिसाइलें 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका में बनी ये जैवलिन मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में भी अपनी ताकत दिखा चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य मदद के रूप में यूक्रेन को करीब 5000 FGM-148 जैवलिन मिसाइलें दी थीं, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और इसीलिए ताइवान जल्द से जल्द इन मिसाइलों को हासिल कर लेना चाहता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के पास पहले से ही 1000 FGM-148 जैवलिन मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है, लेकिन दावा है कि वो पुरानी तकनीक पर आधारित है। ऐसे में ताइवान को अब इन मिसाइलों के नए वर्जन का इंतजार है। साल 2019 में हुए समझौते के मुताबिक ताइवान को अमेरिका से 400 जैवलिन मिसाइलें मिलेंगी और माना जा रहा है कि इनकी डिलीवरी इसी साल जून महीने में शुरू हो सकती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के लगातार विरोध के बाद भी फिलीपींस ने अमेरिका को अपने यहां के 4 और सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। माना जा रहा है कि फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह भड़क सकता है, क्योंकि वो पहले ही उससे खार खाए बैठा है और उसने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत भी दी थी। साथ ही ये आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस के बहाने दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी समंदर के उस हिस्से में अपनी पैठ तेजी से बढ़ा रहा है और इसीलिए उसने 2014 में फिलीपींस से समझौता किया था, जिसके तहत फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को अपने 4 और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इनमें एक बेस तो ताइवान से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ही होगा, यानी अमेरिकी सेना ताइवान के ठीक बगल में जाकर बैठ जाएगी और इसी वजह से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, क्योंकि उसकी चेतावनियों के बाद भी फिलीपींस झुकने को तैयार नहीं है। इधर अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा नाम के संगठन के संयोजक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से धमकी मिलने का दावा किया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई और ये शिकायत उनकी सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने दर्ज करवाई, जिसका दावा है कि जिस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का धमकी भरा फोन आया, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का फोन उसी के पास था। उसी ने वो कॉल उठाई, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। उधर रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बेलारूस के पास कुछ ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब बेलारूस ने संकेत दिए थे कि पुतिन अपने परमाणु हथियार वहां भेज सकते हैं, जिसके बाद रूस ने बेलारूस की परमाणु शक्ति बढ़ाने का दावा कर दिया, जो यूक्रेन और नेटो दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन और नेटो में शामिल पोलैंड दोनों की सीमा से लगता है। रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बेलारूस के कुछ लड़ाकू विमान परमाणु बम गिराने का दम रखते हैं, जबकि लुकाशेंको कह चुके हैं कि रूस बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। यानी रूस ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पुतिन ने खुद कहा था कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने की तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन परमाणु हथियारों की ताकत कम होगी और वो कम दूरी तक मार करेंगे, लेकिन इतना तो पक्का है कि रूस बेलारूस को जरिया बनाकर कुछ बड़ा खेल करने वाला है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इधर नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई इफ्तार पार्टी में लगा लाल किले का पोस्टर सियासी चर्चा का मुद्दा बन गया, क्योंकि अटकलें लगी कि इस पोस्टर के जरिए नीतीश ने इशारों में प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। वैसे ये अटकलें पहले भी लग चुकी हैं कि नीतीश पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस वजह से नीतीश ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ में हुई इफ्तार पार्टी ने तो नीतीश के मन की बात खुलकर जाहिर कर दी।
क्योंकि इफ्तार पार्टी में मंच के पीछे लाल किले का बड़ा सा पोस्टर लगा नजर आया। माना जा रहा है कि ये नीतीश का प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोकने का तरीका है, जिसे उन्होंने इशारों इशारों में दुनिया को बता दिया। नीतीश की इन तस्वीरों ने देखते ही देखते सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। इस बीच बीजेपी ने नीतीश पर तंज कस दिया। अभी पोस्टर में ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नीतीश ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए दिल्ली के कई चक्कर लगाए, जिसका जिक्र उन्होंने खुद ही किया था। वो कांग्रेस की आनाकानी से नाराज भी दिखे। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा कि वो पीएम की रेस में है, लेकिन माना जा रहा है कि इफ्तार पार्टी की इन तस्वीरों ने नीतीश की इच्छा जाहिर कर दी, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी के विपक्ष को एकजुट करने के मिशन को झटका लग सकता है। उधर रूस का समर्थन करने के आरोप में यूक्रेन में चर्च के एक बड़े पादरी को नजरबंद कर दिया गया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने आरोप लगाया कि उस पादरी ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध को सही बताया, जिसके बाद कीव की एक अदालत ने जांच होने तक मित्रोपोलित पवलो नाम के पादरी को घर में नजरबंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही निगरानी के लिए उनके पैर पर एक उपकरण भी लगा दिया गया। हालांकि पादरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खुद को यूक्रेन का वफादार बताया। На выборы молился, а сегодня удостоили мне такой великой чести. अदालत के फैसले के बाद पादरी मित्रोपोलित पवलो के समर्थक सड़कों पर उतर आए और हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि सैकड़ों लोगों ने नजरबंदी के फैसले को सही बताते हुए रूस परस्त लोगों के खिलाफ नारेबाजी की। कीव में प्रदर्शन के दौरान पादरी मित्रोपोलित पवलो के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। हालांकि गनीमत रही कि हल्की फुल्की बहस के बाद दोनों गुट के लोग अलग हो गए। इधर दिल्ली के नेबसराय में एक लड़की पर खूंखार अमेरिकन बुली नस्ल के एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके खिलाफ उस लड़की के परिवार ने मामला दर्ज करवा दिया और आरोप लगाया कि कुत्ते के मालिक ने उनकी बेटी की मदद तक नहीं की। उन्होंने उस कुत्ते को इमारत से हटाए जाने की मांग की। ओपनली कह रहे हैं कि हम कुत्ते को नहीं हटाएंगे। कुत्ते के मालिक पर आरोप है कि इस घटना पर उसने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा उस लड़की के परिवार से झगड़ा करने पहुंच गया। इस बीच नेटो में अमेरिका के स्थायी सदस्य ने भारत से जुड़ा एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि नेटो को इस वक्त भारत की मदद की सख्त जरूरत महसूस हो रही है और माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह चीन है। नेटो एक सैन्य गठबंधन है जो उत्तर अटलांटिक देशों के लिए बनाया गया था, इसीलिए एशिया में नेटो की दिलचस्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिसके बाद नेटो में अमेरिका के स्थायी सदस्य जूलियन स्मिथ को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने साफ किया कि वो भारत को सदस्यता देने का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत का सहयोग जरूर चाहते हैं। नेटो के जरिए अमेरिका अपने दुश्मनों को घेरने की कोशिश पिछले कुछ दशकों में करता रहा है। पहले इस्लामाबाद में भी नेटो की फौज तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रही थी। अब अमेरिका की टेंशन चीन को माना जा रहा है और चीन को घेरने के लिए नेटो के लिए भारत बेहद अहम साबित हो सकता है। ऊपर से क्वाड में पहले ही भारत और अमेरिका साथ हैं, जो चीन के खिलाफ बनाया गया गठबंधन है। उधर रूस की परमाणु हथियारों की धमकी के बीच सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि अमेरिका का परमाणु बम बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गया है। इस दावे के साथ वायरल हो रही तस्वीर को देखकर लोग अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पुतिन को आंखें दिखाने में लगा अमेरिका ऐसे कैसे रूस के परमाणु हथियारों का मुकाबला करेगा। जो तस्वीर वायरल हुई उसमें अमेरिका के B-61 परमाणु बम की तरह कुछ नजर आया। वो एकदम बर्बाद हो चुका था। 4 लोग उसका मुआयना करते दिखे। उनकी वर्दी देखकर लगा कि वो अमेरिका की वायुसेना से जुड़े हैं। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि अमेरिका का बम रूस पर फटने से पहले ही तबाह हो गया। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को एकदम झूठा बताया। उसने साफ किया कि तस्वीर में परमाणु बम नहीं है, असल में वो एक ट्रेनिंग डिवाइस है जिस पर छात्र ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एक एएसआई पर पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपी एएसआई भूपेंद्र सिंह को परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पहले पत्नी और फिर 19 साल के बेटे को गोली मार दी। आरोप है कि गुस्से में पंजाब पुलिस के एएसआई भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उधर जापान ने चीन में अपने एक कारोबारी को हिरासत में लिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। जापान के विदेश मंत्री ने चीन से अपने उस कारोबारी को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की और ये मांग उन्होंने अपने चीन दौरे पर बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री चिनगांग से मुलाकात के दौरान की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक दवा कंपनी में काम करने वाले उस कर्मचारी को पिछले महीने चीन की राजधानी बीजिंग में पकड़ लिया गया था। दावा है कि चीन ने जासूसी के आरोप में उसे हिरासत में लिया। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन की हिरासत में इस वक्त जापान के कुल 5 नागरिक हैं, जिन्हें अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। जापान के विदेश मंत्री ने चीन की इन कार्रवाइयों का विरोध किया और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की। इधर भारत और रूस के बीच बढ़ रहा कारोबार अब एक नया समुद्री रूट तैयार होने की वजह बन सकता है। खबर है कि रूस ने भारत तक कम वक्त में समुद्री जहाजों को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। रूस के कुछ अफसरों ने दावा किया कि एक नया समुद्री रूट इसी साल बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिसके जरिए पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से भारत और रूस के बीच कारोबार कई गुना बढ़ गया। यूरोप ने जैसे ही रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद किया, भारत ने रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है
ऊपर से माल ढुलाई का खर्च भी रूस ही उठा रहा है। अब तक रूस समुद्र के जिस रूट से भारत तक अपने जहाज भेजता आया है वो बेहद खर्चीला है। एक जहाज को भारत पहुंचने में करीब 48 दिन लगते हैं और उसे 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अगर नया रूट तैयार हो गया तो सफर 35 दिन का रह जाएगा और दूरी 12,800 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिससे रूस को बड़ा फायदा होगा। उसका वक्त भी बचेगा और खर्च भी बचेगा। इसलिए रूस हर हालत में यह साल खत्म होने से पहले समुद्र के इस नए रूट को तैयार करना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे भारत और रूस के बीच कारोबार बढ़ रहा है, समुद्र का लंबा रूट रूस को ज्यादा चुभने लगा है। अभी तक रूस के जहाज लंबा सफर तय करके जिब्राल्टर की खाड़ी पहुंचते हैं, फिर सुएज नहर के रास्ते अदन की खाड़ी में दाखिल होते हैं, तब जाकर वो हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। लेकिन समुद्र का नया रूट इस परेशानी को खत्म कर देगा। फर्क ये होगा कि ये रूट रूस के पूर्वी छोर पर बसे शहर व्लादिवोस्तोक से शुरू होगा। व्लादिवोस्तोक जापान की सीमा के पास बसा है। यहाँ से रूस के जहाजों को चेन्नई तक पहुंचने का सीधा रूट मिल जाएगा। लेकिन ये रास्ता रूस ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 महीने ही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर बाकी के महीनों में बर्फ जमी रहती है। लेकिन 6 महीने भी ये रूट चला तो रूस को भारी भरकम बचत होगी। उधर नेटो देश की सेनाओं ने रोमानिया में अभ्यास किया, जिसमें नौसेना और वायुसेना ने समंदर और आसमान में दुश्मन को घेर कर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की, जिसमें 30 जंगी जहाजों, 14 विमानों और नौसेना की कई गश्त लगाने वाली नावों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पानी पर तैरते जहाज से गोलियां बरसाई गईं, जिन्होंने टारगेट पर सटीक वार किया। रोमानिया में काला सागर के किनारे हो रही इस ड्रिल में छोटी नावों पर बैठकर सैनिकों ने दुश्मन को ढेर करने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस की। इसके बाद जंगी जहाजों से टारगेट सेट करके गोले बरसाए गए। इसके अलावा विमान से छलांग लगाकर दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक करने का अभ्यास भी किया गया। Asigurat din partea flotilei fluviale, care are ca are de responsabilitate și de... बताया गया कि यूक्रेन युद्ध के बीच हुए इस अभ्यास में नेटो देशों के 3,400 सैनिकों ने हिस्सा लिया। आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, बेपर्दा वो सामने आने वाले हैं। सौबात की एक बात कही गुलशन ने, जादूगर आंखों से जादू करता है, सबके सब पत्थर हो जाने वाले हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। 100 बात की एक बात।